देखा कि एक्सियल स्केलेटन क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया अबाउट द एक्सियल स्केलेटन, राइट। अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की, जो कि इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। जो रेड कलर से पोर्शन दिखाया गया है दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसके अंदर हमारा क्या कवर्ड होता है, हमारे लिम्स, हमारी पेक्टोरल गिल्डन एंड हमारी पेल्विक गिल्डन, जो कि क्लियरली identified है in the diagram. This is our shoulder girdle which is known as pectoral girdle. Don't confuse. This is pelvic girdle and these are our limbs, upper and lower limbs, right? अगर हम बात करें upper limb की, students don't get confused. Limbs का मतलब आप हाथ और पैरों के लिए जो वर्ड यूज होता है that is limb. अगर upper बोल रहे हैं तो हाथ, अगर लोअर लिम्स कह रहे हैं तो उसका मतलब पैर, लैग्स की बात होगी, ठीक है। तो अपर लिम्स की अगर मैं बात करूं तो जो पेक्टोरल गिर्डल है, जो हमारी शोल्डर गिर्डल है, वो दो बोन से बनी होती है, स्कैपुला और क्लैविकल, राइट। स्कैपुला और क्लैविकल एंड जो फ्री पार्ट होता है 30 बोन्स का, उसमें एक हमारी ह्यूमरस होती है जो आर्म बोन होती है, एक अल्ना होती है जो फोर आर्म बोन होती है, एक रेडियस होती है जो वो भी फोर आर्म बोन होती है, और 8 कार्पल्स होती हैं जो कि रिस्ट बोन कहलाती है, और 19 मेटाकार्पल्स बोन होती हैं, और एक फेलेंजेस होते हैं, ठीक है। एक फेलेंजेस नहीं होते हैं, मल्टीपल फेलेंजेस होते हैं, ठीक है। वो मैं बताऊंगी आपको, 28 होते हैं फेलेंजेस। तो ये डिवीजन है हमारी 30 बोन्स का, ठीक। 30 बोन्स कैसे बनती है, एक अपर लिम्स की अगर मैं बात करूं, दोनों को कंबाइन करके बता रही हूं, टोटल हमारी 30 होती है, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है पेक्टोरल गिर्डल की, जिसे आप शोल्डर गिर्डल भी कह सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो वर्ड रिमाइंड रख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया था, दो बोन्स होती है, क्लैविकल एंड स्कैपुला। क्लैविकल इज नोन एज कॉलर बोन, जिसे कॉलर बोन कहा जाता है, ठीक है। स्कैपुला क्या होता है, शोल्डर ब्लेड कहते हैं इसको, जनरल टर्म्स में इसे शोल्डर ब्लेड कहा जाता है, और क्लैविकल को कॉलर बोन बोला जाता है। अब ये बोन्स क्या करती है, अपर लिम्ब को, ठीक है, अलाउ करती है फ्री मूवमेंट्स। जो हम अपने हाथ की फ्री मूवमेंट कर पा रहे हैं ना, कहीं भी हम रोटेट कर 360 मूव कर पा रहे हैं अपने हैंड को, this is because of the bone that is clavicle and scapula। इसी की वजह से हम अपने हाथ को मूव कर पा रहे हैं 360 पूरा, ओके। अब जो क्लैविकल होता है ये कॉन्वेक्स होता है शेप में, और कॉनकेव होता है एंटीरियरली उसके लैटरल एज पे, लेकिन स्टर्नल जंक्शन के पास, जो हमारा स्टर्नल जंक्शन है, वहां पे इसकी शेप कैसी होती है, कॉन्वेक्स, राइट। और वहीं लेटरल एज पे एक्रोमियन के पास इसकी शेप होती है हमारे कॉनकेव। अब हम बात करें तो हम क्लियरली इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं जो भी मैंने आपसे अभी तक कहा। देखिए यहाँ पे आपको कॉलर बोन दिख रही है, ये आपकी कॉलर बोन है क्योंकि हमारे कॉलर से अटैच है, यहीं पे हमारा कॉलर आता है, इसे क्लैविकल बोला जाता है। इसकी शेप कैसी है, सी, एक तरफ कॉनकेव और दूसरी तरफ कॉन्वेक्स, राइट। अब बात करूं स्कैपुला की, जिसे शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है, इसकी शेप होती है ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर शेप की होती है। इसका सबसे ज्यादा जो नोटेबल फीचर है वो है स्पाइन एक्रोमियन, कैरकॉइड प्रोसेस और ग्लेनोइड कैविटी। अब ये क्या चीजें हैं, आइए समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। ये है हमारा स्कैपुला, जिसे हमने क्या बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड। शेप कैसी है, ट्रायंगुलर। इंटीरियर पोर्शन देखूं तो कुछ इस तरह से दिखता है, फ्रंट पोर्शन। बैक देखूं, पोस्टीरियर देखूं तो इसकी शेप कुछ ऐसी होती है। तो जो नोटिसेबल फीचर्स थे मैंने आपको बताए थे वो क्या है, एक्रोमियन, राइट, जो हमने वर्ड पढ़ा था एक्रोमियन। सो दिस शेप इज नोन एज
एक्रोमियन, एंड दिस इज कैरकोइड प्रोसेस, जिसकी वजह से ये फ्लावर जैसा लुक देती है, राइट। सो इस शेप को बोला जाता है एक्रोमियन, एंड जो उसके पोस्टीरियर पार्ट पे शेप है दैट इज एक्रोमियन, एंड जो एंटीरियर एस्पेक्ट पे है दैट इज कैराकॉइड, ये कैराकॉइड प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्कैपुला। अगर हम फीचर्स की बात करें स्कैपुला के, तो जो स्पाइन है एक लार्ज प्रोसेस है जो पोस्टीरियर पार्ट पे स्कैपुला के है, और लिटरली वो एंड होता है एज एक्रोमियन, ठीक है। ये स्पाइन इस पार्ट से हमारे चलता चलता जब ये एंड होता है तो कहाँ पे जाके एंड होता है, एक्रोमियन। इक्वली रहती है इसकी जो लेंथ होती है, जो इसकी ब्रेथ है, जो चौड़ाई है वो इक्वली है। शुरू ये स्पाइन से हुआ और जाते जाते पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, मतलब जो बैक साइड है हमारे इसकी स्कैपुला की, वो स्पाइन से शुरू तो होता है बट खत्म होता है एक्रोमियन पे। तो ये इसका एक फीचर है। इसकी शेप देखिए आप, किस तरह से शुरू हुई थी एक एंड से और कहाँ तक पहुंच गई, राइट। फिर एक्रोमियन क्या है, ये एक फ्लैट एंड लिटिल पोर्शन है स्पाइन का, जिसे हम स्कैपुला का पोर्शन बोलते हैं और नोटिसेबल फीचर्स बोलते हैं, जो कि ये है एक्रोमियन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बता रही हूँ एक्रोमियन और स्पाइन के बारे में। अब बात करूँ कोराकॉइड प्रोसेस की, तो जो ये प्रोट्रूडिंग प्रोजेक्शन है जो कि एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है जस्ट इंफीरियर टू द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द क्लैविकल, ठीक है। क्लैविकल का जो लेटरल एस्पेक्ट है बिल्कुल जस्ट उसके नीचे हमारा कैराकॉइड प्रोसेस होता है, सी इन द डायग्राम। ये आपकी मैंने बताई थी स्कैपुला है, ठीक है। ये हमारी क्लैविकल है। क्लैविकल के जस्ट नीचे अगर मैं बात करूं तो क्या है हमारा कैराकॉइड प्रोसेस, दिख रहा है ना आपको पिक्चर में, ये बिल्कुल जस्ट उसके कैराकॉइड प्रोसेस है, ठीक है। एंड जो ग्लेनोइड कैविटी है ये शैलो कॉन कैविटी है जो आर्टिकुलेट्स करती है विद द हेड ऑफ ह्यूमरस। सी दिस कैविटी इज द ग्लेनोइड कैविटी। जब क्लैविकल और हमारी स्कैपुला दोनों जॉइंट होती है ह्यूमरस बोन से, तो जो कैविटी बचती है, जो खाली स्पेस बचती है दैट इज ग्लेनोइड कैविटी, ठीक। अब बात करते हैं ह्यूमरस की, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो शोल्डर गिर्डल के बाद आता है अपर लिम्ब, ठीक है। अपर लिम्स में सबसे पहले बात की जाएगी आर्म्स की। तो आर्म्स में जो बोन हमारे स्कैपुला से जॉइंट होके नीचे की तरफ आ रही है दैट इज ह्यूमरस, वो ह्यूमरस होती है। इसे क्या बोलते हैं, इसके बारे में क्या फैक्ट्स है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन होती है हमारे अपर लिम्ब की। मैं पूरी बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज। पूरी बॉडी की लार्जेस्ट बोन तो फीमर ही होती है, लेकिन अगर लिम्स की बात की जाए तो लिम्स में सबसे लंबी बोन कौन सी होती है, लिम्स में, अपर लिम्स में, ठीक है, दैट इज ह्यूमरस, लॉन्गेस्ट भी और लार्जेस्ट भी। जो प्रॉक्सिमल बॉल शेप होती है इसकी एंड की, वो आर्टिकुलेट्स करती है ग्लेनोइड कैविटी के साथ, जो कि स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी होती है उसके साथ ये आर्टिकुलेट करती है, जैसे कि अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया भी था, राइट। और जो इसका डिस्टल एंड होता है वो हमारी एल्बो में जुड़ा होता है रेडियस और अल्ना के साथ, सी इन द डायग्राम। ये स्केलेटन है, ये हमारा अपर लिम्ब है, ये जो अपर बोन है दोनों हैंड्स की दैट इज ह्यूमरस। ये ऊपर वाली बोन ह्यूमरस है जो किससे जुड़ी हुई है, स्कैपुला बोन से आ रही है। ग्लेनोइड कैविटी, जो ग्लेनोइड स्पेस था, जो कैविटी थी, उससे जुड़ के स्कैपुला के थ्रू ये ह्यूमरस बोन है हमारी, जिसका प्रॉक्सिमल एंड तो ऊपर कैविटी में जुड़ा हुआ है, ठीक है, स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी में जुड़ा हुआ है, और जो इसका लोअर डिस्टल एंड है वो रेडियस और अल्ना के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम एल्बो जॉइंट बोलते हैं। वहां पे जो जॉइंट है ना, यहाँ पे हमारी ह्यूमरस अल्ना और रेडियस से अटैच्ड होती है। See, this is the humerus, how humerus looks like. See, this is the proximal and this is the distal end of the humerus, right? अब बात करूं अल्ना और रेडियस की, तो सबसे पहले बात करेंगे अल्ना की। तो जो अल्ना होती है, the longer bone of two forearm bones, अगर हम forearm की तरफ देखें
तो फोर आर्म में जो लंबी बोन होती है वो अल्ना होती है रेडियस से, ठीक है। और जो रेडियस है लोकेटेड मीडियल टू द रेडियस, क्लोज ही लोकेट होती है मीडियल के, मीडियली लोकेटेड होती है अल्ना की। अल्ना जो है रेडियस के मीडियली लोकेटेड है, राइट। ऑलिक्रानॉन क्या होता है, एक लार्ज प्रोमिनेंट प्रॉक्सिल एंड है हमारी एल्बो का। नहीं समझ आया? आई नो आपको नहीं समझ आया, ये डायग्राम के थ्रू मैं अभी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, जस्ट अभी सुनिए। प्रोनोइड प्रोसेस क्या होता है, ये एंटीरियर लिप है हमारे अल्ना का, ठीक है, अल्ना बोन का। ट्रॉक्लियर नॉच क्या होती है, डीप फोसा है जो रिसीव करता है ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस जब हम एल्बो का फ्लेक्शन करते हैं। टर्म्स है ना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन। तो जब हम ह्यूमरस को एल्बो फ्लेक्शन के दौरान जो रिसीव करता है ट्रॉक्लिया को, दैट इज ट्रॉक्लियर नोच। स्टेनॉइड प्रोसेस की बात करूं, ये एक थिन सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है जो कि अल्ना के हेड में पोस्टीरियर साइड पे लोकेटेड होता है। अब आप देखिए इसका डायग्राम, उसके थ्रू आपको समझ आएगा। सी, ये हमारी फोर आर्म बोन्स हैं, रेडियस और अल्ना। अब इनमें से कौन सी रेडियस है, कौन सी अल्ना है, क्योंकि दोनों ही देखिए आपस में जुड़ी हुई, ठीक है। तो इनका एक इजी पॉइंट याद रखने का ये है कि जो लॉन्गर है दैट इज अल्ना और जो शॉर्टर है वो रेडियस। ऑलराइट, इन दोनों के बीच के स्पेस को बोलते हैं इंट्राओशियस मेम्ब्रेन। जब ये दोनों बोन्स आपस में जुड़ती हैं तो बीच में एक स्पेस बचता है जिसे क्या बोला जाता है, इंटरओशियस मेम्ब्रेन, राइट। दोनों का हेड, posterior portion head, then neck, all right, then this is the distal portion, okay। अब बात करूं रेडियस की, तो ये अल्ना के लेटरल साइड पे लोकेटेड है, ठीक है। इसकी जो हेड की शेप होती है वो डिस्क शेप होती है। इसका हेड जो है वो आर्टिकुलेट करता है विद द कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस। जो ह्यूमरस का कैपिटुलम है, जो ह्यूमरस का जो डिस्टल पोर्शन था वहां पे जो एक स्ट्रक्चर लोकेटेड है, उसके साथ इसका हेड जो है वो आर्टिकुलेट करता है, जिससे कि हम मूव कर पाते हैं अपनी एल्बो को भी, ठीक है। एल्बो को हम मूव नहीं कर पाते, हम रिस्ट को मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके साथ ये आर्टिकुलेट हो गया, जुड़ चुका है। तो ये जो स्पेसेस हैं ये जाके फिट हो जाएंगे किसमें, जो अपर बोन चली आ रही है हमारी, दैट इज ह्यूमरस। उसकी शेप देखिए आप, इनकी शेप इस तरह से होती है कि ह्यूमरस इसमें आके एकदम फाइनली फिक्स अटैच हो जाएगी और वो एक जॉइंट बन जाएगा, दिस इज नोन एज एल्बो जॉइंट। तो दिस इज द बोन्स ऑफ अवर अपर लेग। लेकिन अभी भी हमारे फैलेंजेस बच गए ना। अब देखते हैं हैंड की बारी आ गई। फोर आर्म खत्म हो गई, बाजू खत्म हो गई, अब आ गए हम हैंड पे, ठीक है, जिसे हम यूज करते हैं राइटिंग के लिए। अब देखिए जो रिस्ट में बोन होती है, रिस्ट कलाई, रिस्ट बोन ना, इन्हें कार्पल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्पल्स। अब कार्पल्स में इतनी सारी बोन्स प्रेजेंट होती है, शॉर्ट बोन्स जिसे कहते हैं, छोटी छोटी बोन्स बहुत सारी, हैमेट, पिसिफॉर्म, ट्राइक्वाड्रल, ल्यूनेट, अल्ना। अल्ना और रेडियस को काउंट नहीं करना आपको इसमें, अल्ना और रेडियस हमारी फोर आर्म की बोन है। अगेन मैं आपको बता दूं, अल्ना और रेडियस फोर आर्म की बोन है, इन्हें नहीं काउंट किया जाएगा, सिर्फ शॉर्ट बोन को काउंट किया जाएगा। रिस्ट बोन में जुड़ी होती है ये इन शॉर्ट बोन से, लेकिन काउंट नहीं होती, क्योंकि काउंट ये किसमें हो चुकी होती है, फोर आर्म बोन, ठीक है। तो अगर कार्पल्स का नाम पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, हैमेट, पिसिफॉर्म, ट्राइक्वाड्रल, ल्यूनेट, trapezoid, trapezium, scaphoid and capitate. These are the bones of our wrist. That is also known as the carpals. अब बात करूं metacarpals की, ठीक है। Just above the carpals there are the metacarpals, जिसे हम palm बोलते हैं, right? See, these are the metacarpals and these are the phalanges. फिंगर्स के नीचे जो होती है, इसमें भी तीन होती है हर एक फिंगर में, राइट। डिस्टल एंड, मिडल एंड और प्रॉक्सिमल। अब अपने हाथ को देखिए और फील कीजिए कि कहाँ पे है तीन फैलेंजेस। क्या आप डिस्टल पोर्शन महसूस कर पा रहे हैं, मिडल कर पा रहे हैं, प्रॉक्सिमल कर पा रहे हैं, कर पाएंगे, ठीक है। ये जो आप जॉइंट्स देख रहे हैं ना फिंगर्स में, तो दो जॉइंट दिख रहे हैं, दीज indicates that this is the distal portion, this is the middle and this is the last is
proximal. All right. Then comes towards the skeleton of hand. अब सिर्फ हैंड के स्केलेटन की बात की जाए तो जो हमारी wrist bone होती है, these are 18 numbers. Again I am repeating the name: scaphoid, lunate, triquetrum, pisiform, trapezium, trapezoid, capitate, hamate, scaphoid. These are the 8 bones of our wrist, and that's why these are known as carpal bones. जो proximal row में present होती है, that are scaphoid, lunate, triquetrum, pisiform, and जो distally located होती हैं, that is trapezium, trapezoid, capitate and the hamate. और जो scaphoid है वो हमारा most commonly fractured bone होता है. कहते हैं ना wrist में fractured हो गया, तो कौन सी bone होती है जो commonly fractured होती है? that is scaphoid. See again, scaphoid कहाँ पर है? ये आपकी scaphoid, ये fractured bone जो हमारी कलाई टूटती है. कार्पल ट्यूनल, ये क्या होता है? ये स्पेस होता है जो कि कार्पल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है. देख रहे हैं आप यहाँ पे छोटा छोटा जो स्पेस बचा हुआ है, दिस इज नोन एज कार्पल टनल. ठीक है, कार्पल बोन्स के बीच में बचने वाला स्पेस को कार्पल टनल बोला जाता है. अब हम बात करें मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस की, तो 5 तो हमारे मेटाकार्पल्स होते हैं और 14 फेलेंजेस होते हैं. ठीक है, मेटाकार्पल्स का नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5. ठीक, लेटरल से मीडियल की तरफ जब हम जाएंगे तो इनके काउंटिंग नंबर चलता है 1 2 3 4 5. इसी तरह से हमारे 5 मेटाकार्पल्स होते हैं और फेलेंजेस हमारे 14 होते हैं. थंब में 2 होते हैं, बाकी सारी फिंगर्स में 3 होते हैं. अगेन सी द डायग्राम: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. थंब में कितने होते हैं? थंब देखिए अब अपना, थंब में सिर्फ 2 होंगे ये, ठीक, और बाकी सारे फिंगर्स में 3 होंगे. आप जब फील करेंगे ना, अपनी फिंगर्स को भी फील कर पाएंगे. थंब में 2 ही हैं, 2 ही फेलेंजेस है. अगर आप देखें तो 4 फिंगर्स होती हैं एक हाथ में, 4 और 4 8 टोटल हो गई. एक के अंदर 3 है तो दोनों में कितनी हो गई? 24. ठीक है, 24 और 4 इज इक्वल्स टू 28. 14 फेलेंजेस एक हाथ में है तो 2 में कितने हो गए? 28. इस तरह से 28 फेलेंजेस होते हैं. ठीक है, हर एक फेलेंज का एक बेस होता है, एक शाफ्ट होता है और एक हेड भी होता है. जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक हेड है, एक बेस है और एक शाफ्ट है. बोन की प्रॉपर्टी होती है कि उसका हेड होता है और उसका शाफ्ट तो जरूर होता है, उसकी बॉडी तो जरूर होती है, चाहे वो शॉर्ट बोन हो चाहे वो लॉन्ग बोन. अब बात करते हैं हम पेल्विक गिर्डल की बोन्स की. ठीक है, हमारा अपर लिम्ब हो गया, हमारा शोल्डर गिर्डल हो गया, जिससे पेक्टोरल गिर्डल भी कहा था अभी मैंने. अब हम आ गए पेल्विक गिर्डल, जिसमें हमारी हिप बोन आती है. ये 3 पेयर से मिलकर बनी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक बोन. ठीक है, जो हमारी हिप बोन होती है ये 3 तरह की बोन्स को फ्यूज करके बनी होती है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक. जो टोटल वेट होता है हमारी अपर बॉडी का, वो किस पे रेस्ट करता है? पेल्विक कैविटी का. आप कभी जैसे आप खड़े हैं तो हमारी जो पूरी बॉडी का भार है वो किस पे पड़ रहा है? हमारे पेल्विस पे. ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी रेस्ट किस पे कर रही है? पेल्विस पे, क्योंकि जुड़ा तो यही है. नीचे का पोर्शन जो हमारी पेल्विक कैविटी है यही जुड़ी है लैट से भी, और हमारी पूरी बॉडी को भी एक ही जॉइंट है. सारा वेट इसके ऊपर है. ठीक है, अब ये हमारे सेवरल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारा यूरिनरी ब्लैडर, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स, ड्यूटनम, इलियम, जेजनम, इन सबको ये प्रोटेक्ट करता है. ऑलराइट, कौन? पेल्विक गिर्डल. सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर पेल्विस. ये पेल्विस का स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इलियम पोर्शन, ये इलियम है, ये इस्चियम है, ये प्यूबिक आर्च है जो कंटेन करता है जेनाइटल पार्ट्स को. दिस इज द प्यूबिक बोन एंड दिस इज द इलियम. दिस इज द इलियक क्रेस्ट, और जो जॉइंट जिसके थ्रू ये जुड़ा हुआ है दैट इज सार्कोइलियक जॉइंट. ठीक है, ये इलियक क्रेस्ट जिस जॉइंट से जुड़ा हुआ है हमारी पेल्विस से, दैट इज सार्कोइलियक जॉइंट. दिस इज द पेल्विक ब्रेन. दिस इज द ischial स्पाइन, जो स्पाइन जैसा शेप आ रहा है, दिस इज द ischium, ischial स्पाइन.
दिस इज द एसिटाबुलम। ये एसिटाबुलम वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी फीमर बोन आर्टिकुलेट्स करती है। इसी पॉइंट पे जो हमारी फीमर है ना, ये जो फीमर है इसी से जुड़ी हुई है, एसिटाबुलम के अंदर ही उसका हेड है, ठीक है। इस पॉइंट पे वो आर्टिकुलेट करती है। दिस इज द प्यूबिक्स सिम्फाइसिस। अब हम बात करें पेल्विस के हम राइट और लेफ्ट में बात करें तो अब हम बात करते हैं पेल्विक गिrdle की बोन्स की, वो बोन्स ऑफ द पेल्विक गिrdle, राइट। अभी तक हमने पढ़ा व्हाट आर द बोन्स ऑफ द shoulder girdle, or we can also say that pectoral girdle. Then we will proceed towards the bones of the upper limb, and now we are going to discuss about the bones of pelvic girdle. तो pelvic girdle में हमारा hip bones आती है, राइट, जो कि कंपोज होती हैं, बनी हुई होती है 3 pairs of the fused bone, that is ilium, ischium and the pubic bone. These are the 3 bones which composed and form a hip bone, right. The total weight of the upper body, जो भी हमारी बॉडी का टोटल वेट होता है, that is rest on our pelvis, वो हमारी pelvis पे रेस्ट करता है. It means pelvis is the area or the portion which holds the total weight of our upper body, right. And the function of the pelvic girdle bones is that they carries the reproductive organs, urinary bladder and some portions of the large intestine also. So just see the anatomy of the pelvis. So this is your pelvis, how the pelvis looks like. In this pelvis there are 3 bones, ilium, ischium, right, and the pubic bone. This is pubic arch where the reproductive organs or the genital portions are located, and this is the iliac crest. This butterfly shaped wing is known as the iliac crest. This is pelvic brim, and this is the acetabulum. So the main acetabulum having the main function because it is the portion where our longest bone femur is attached to our pelvic girdle, right. So जो हमारी फीमर बोन होती है उसका हेड एसिटाबुलम के अंदर ही टाइटली फिटेड होता है, राइट. तो ये इनका आर्टिकुलेशन पॉइंट है, इट इज द पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन. देन जब हम पेल्विस के बारे में डिटेल में जाते हैं तो राइट कॉक्सिल बोन, जो अब हम राइट एंड लेफ्ट बोन्स की बात करें, राइट एंड लेफ्ट पोर्शंस में इसको डिवाइड करें, तो अब हम बात करते हैं राइट कॉक्सिल बोन की. तो इसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इलियम, iliac crest and your anterior superior iliac spine, anterior inferior iliac spine. This is the acetabulum. This is the opening of acetabulum. Here the head of the femur get attached, right. This is the body of pubis. This is pubis, and the space is known as the obturator foramen. This is ischium, and these are the ischial spine. This is the ischial body, right. So see, then we will move towards the bones of the hip, that is ilium, ischium and pubis bone. So first is the ilium. It is the largest of 3 hip bones. जो 3 hip bones मैंने आपको भी बताई हैं, ilium, ischium and pubic. इनमें सबसे बड़ी जो होती है that is ilium. सबसे बड़ी बोन होती है ilium, ठीक है, हिप बोन. एंड ये सुपीरियर बोन है, हिप में सुपीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होती है. ये कंसिस्ट होती है, बनी हुई होती है सुपीरियर एला एंड इंफीरियर बॉडी से, जो कि फॉर्म करता है एसिटाबुलम. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज एक्ट एज अ सॉकेट फॉर द हेड ऑफ द फीमर. इधर ही फीमर का हेड फिट होता है. इट इज अ स्पेस, राइट, इन विच द हेड ऑफ द फीमर गेट फिट्स. देन सुपीरियर बॉर्डर होता है इसमें iliac crest. हिपो पॉइंट का काम होता है कि वो एंटीरियर सुपीरियर iliac स्पाइन फॉर्म करता है. एंड जो ग्रेटर स्कैटिक नॉच है वो स्कैटिक नर्व्स के लिए पैसेज प्रोवाइड करती है, अलाउ करती है इजी पैसेज, ताकि जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो इजीली मूव कर पाए. देन वी विल मूव टुवर्ड्स द ischium एंड pubis बोन. ischium जो है इंफीरियर और पोस्टीरियर पार्ट है हिप बोन का. हिप बोन का जो इंफीरियर पोर्शन होता है दैट इज ischium, राइट. इसका अगर हम फीचर्स के बारे में बात करें तो इसका जो प्रोमिनेंट फीचर है वो ischial tuberosity है. एज आई shown you in the diagram, that is the ischial tuberosity. Just see the diagram carefully.
this is the ischial tuberosity. This shape is known as ischial tuberosity. It is a clinical, it is a feature of we can say that it is a feature of ischium bone, right? So it is a part that meets the chair when you are sitting. When we sit on the chair, जब हम chair पे बैठते हैं तो जो touch करता है chair को part, that is our ischial tuberosity. So this is the prominent feature of bone ischium. Pubis is the inferior and anterior part of the hip bone. ये भी inferior और anterior part है hip bone का, right? Means located है inferiorly और फ्रंट ऑफ द बॉडी में जो पार्ट प्रेजेंट होता है दैट इज द प्यूबिस, राइट? Then we know that there are the two types of the individuals, males and the females. So there are different genital portions are present in both the sexes. So here just see the comparison between the male and female pelvis, right? What is the difference between the male and female pelvis? Because reproductive organs, or we can say that genital organs, are different in both the sexes. So just see what are the differences. So as we compare their general structure, so the structure of the female having light and thin. Just see, this is the female pelvis and this is the male pelvis, right? So the general structure of the female is light and thin, but in males it is heavy and thick, right? Heavy and thick. If we talk about the false greater pelvis, so in females it is about the shallow type, but in males it is deep. All right. And pelvic brim. This is the pelvic brim, right? In females it is large and oval in shape, but in males it is smaller and heart shape. We can say that it is a heart shape or smaller, but in females it is larger and oval. And what about the acetabulum? In females, acetabulum having small and it faces anteriorly, but in males acetabulum is large and faces laterally, right? So there is also a difference in the acetabulum position in both the sexes. And what about the obturator foramen? The obturator foramen is also having a different shape on the both sexes. For example, in females it is oval in shape, as you can also see in the diagram, but in males it is round. Okay. And pubic arch, the pubic arch is greater than 90 degree, right? In females it is about more than 90 degree angle, but in males it is less than 90 degree angle. That's why the anatomy of the male and females having different characteristics, because the skeleton is also different of the both sexes pelvis, right? Then we will proceed towards the bones of the lower limb. So first bone is the femur, right? Which I already told you that it is the largest bone of the body. This is the neck of the femur, which fits or serves as a socket in the acetabulum, right? And make a point of articulation. तो फीमर का नेक देख सकते हैं आप, इसमें नेक होता है, हेड होता है, एंड जो पोर्शंस होते हैं इनको बोलते हैं लेटरल कॉन्डाइल, राइट? एंड दिस इज द पटेलर सरफेस. So this is the anatomy of femur bone. Just see carefully. Then बात करते हैं फीमर के बारे में. वैसे मैंने आपको बताया सबसे लॉन्ग बोन होती है, बहुत हैवी होती है और बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन में काउंट किया जाता है फीमर को. प्रॉक्सिमली जो इसका हेड होता है वो आर्टिकुलेट्स करता है एसिटाबुलम के साथ, जो हिप बोन में एक कैविटी लाइक स्पेस होता है, ठीक है, उसमें जाके इसका हेड फिट हो जाता है और हिप जॉइंट बनता है. नाक जो होता है हेड के नीचे जो डिस्टल पोर्शन पे होता है, कॉमन साइट है फ्रैक्चर का. फ्रैक्चर जब होता है लोअर लिम्स में तो कॉमनली हमारी फीमर बोन का नेक का फ्रैक्चर होता है. डिस्टली अगर हम बात करें तो जो मीडियल और लैटरल कॉन्डाइल्स हैं वो आर्टिकुलेट करते हैं टीबिया के कॉन्डाइल्स के साथ और फॉर्म करते हैं नी जॉइंट, राइट?
ये ऑल्सो आर्टिकुलेट करती है पटेला के साथ। अब फीमर के नीचे जो दो बोन्स होती है हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल अपर लिम्स में था ह्यूमरस के नीचे रेडियस एंड अल्ना, सेम एज इन लोअर लिम्ब फीमर के भी बाद जो बोन्स आती हैं दैट इज पटेला एंड टीबिया। तो जो हमारी फीमर बोन है वो दोनों के साथ आर्टिकुलेट करती है, राइट। टीबिया के साथ भी, टीबिया के साथ आर्टिकुलेट करने पर वो नी जॉइंट बनाती है और ये पटेला के साथ भी आर्टिकुलेट करती है। अब हम बात करते हैं पटेला बोन की। ये लार्जेस्ट सेमेसॉइड बोन है बॉडी का, राइट, जो लोअर में प्रेजेंट होता है। ये फॉर्म करती है पटेलो-फेमोरल जॉइंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये फीमर बोन के साथ भी कांटेक्ट में होती है। तो जो पटेला और फीमर का जो कांटेक्ट होता है उस जॉइंट को बोला जाता है पटेलो-फीमर जॉइंट, राइट। सुपीरियर सरफेस जो होता है उसको बेस कहा जाता है। इंफीरियर सरफेस जो होता है वो नैरोअर होता है इसके बेस से। ये थिक होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज लाइंस करता है इसके पोस्टीरियर सरफेस को। पोस्टीरियर सरफेस पे आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, राइट। सो आप इसका डायग्राम क्लियरली देख सकते हैं। दिस इज द बेस ऑफ द पटेला बोन, दिस इज द आर्टिकुलर फेसेट जहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है, राइट। ये सारे आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ये अगर हम बात करें तो ये पोस्टीरियर व्यू है और ये एंटीरियर व्यू है। सामने से ये ऐसे दिखती है और वहीं बैक पोर्शन की बात करें तो ये कुछ इस तरह से नजर आती है, ऑलराइट। अब बात करते हैं हम टीबिया और फिबुला की। जो पटेला बोन है वो आपने नी जॉइंट को छू के देखेंगे तो आप फील करेंगे दैट इज द पैटेला। नेक्स्ट टीबिया एंड फिबुला आती है। टीबिया एंड फिबुला सेम रेडियस और अल्ना की तरह ही अटैच होती हैं आपस में। आप दोनों का अभी आपने जब एनाटॉमी देखी थी अल्ना और रेडियस की, तो वो भी कुछ इस तरह से दिखाई दे रही थी, राइट। तो टीबिया और फिबुला भी उसी तरह से कनेक्शन में जुड़ी हुई होती हैं, ओके। सो इस तरह से इनका कुछ जॉइंट दिखाई देता है। टीबिया जो होती है वो लार्जर होती है फिबुला से, राइट। इसका जो लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल्स होते हैं वो प्रॉक्सिमल एंड पे जो प्रेजेंट है वो आर्टिकुलेट करते हैं फीमर के साथ, राइट। ये डिस्टली भी आर्टिकुलेट करती है टैलस के साथ और फिबुला के साथ। इसका जो फीचर है वो है टीबियल ट्यूबरासिटी, वो अटैचमेंट का साइट बनता है पटेला लिगामेंट के लिए, ओके। देन हम बात करें, इसको शिन बोन भी कहा जाता है। टीबिया इज आल्सो नोन एज शिन बोन। अब नेक्स्ट बोन इज फिबुला। ये स्मॉलर होती है देन टीबिया, राइट। लेटरली प्लेस्ड होती है हमारे लैग में। नॉन वेट बियरिंग, ये वेट को बियर नहीं कर सकती है बोन, राइट। जो इसका हेड होता है वो फॉर्म करता है प्रॉक्सिमल टीबियो फिबुलर जॉइंट, ओके। जो उसका हेड है वो फिबुला के साथ मिलके एक जॉइंट बनाता है दैट इज टीबियो फिबुलर जॉइंट। लेटरल मेलिसिस में जो डिस्टल एंड होता है वो आर्टिकुलेट करता है टीबिया के साथ और टैलस के साथ हमारे एंकल पे, जो एंकल पे हमारा जॉइंट बनता है, ऑलराइट। अब हम बात करें बोन्स, लोअर लिम्स की बोन्स की, ठीक है। तो इसमें जो फुट होता है हमारा, फुट में भी टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फलेंजेस होते हैं। इस तरह से स्केलेटन दिखता है हमारे फुट का, ठीक है। जैसे कि हैंड का भी कुछ सिमिलर दिख रहा था आपको, राइट। उसी तरह से हमारे लोअर लिम्स का, हमारे फुट का भी जो स्केलेटन होता है वो उस तरह से दिखाई देता है। इसमें आपके टार्सल्स होते हैं, मेटाटार्सल्स होते हैं, दीज आर द टार्सल्स, देन मेटाटार्सल एंड देन द फैलेंजेस। हर एक फिंगर में डिस्टल, मीडियल और प्रॉक्सिमल होते हैं एक्सेप्ट टो, टो में एक ही होता है। अब हम बात करें तो 7 होती है टार्सल बोन नंबर्स में। टेलस, कैल्केनियस, नेविकुलर, क्यूबॉइड एंड 3 क्यूनिफॉर्म्स, सी ये, ठीक है। 3 क्यूनिफॉर्म्स है, 1 2 3, मीडियल, इंटरमीडिएट एंड द लेटरल एंड क्यूबॉइड, नेविकुलर, talus and calcaneus. So these are the 7 tarsals bone, right? And 5 metatarsals bones होती है. Again they are numbered 1 2 3 4 and 5, right? They having the base, shaft and the head. You can clearly see head, shaft and the base. Then 14 phalanges होते हैं, right? These are the phalanges. Okay, 14 phalanges present होते हैं lower limbs की bone में. So students, it is about the bones of the lower limb of the foot.
तो इस क्लास में हमने देखा कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स होती हैं, उनके क्या क्या नाम है, कितनी क्वांटिटी होती है उनकी, राइट, कितने नंबर्स टोटल हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उन बोन्स का। और हमने देखा कि अनाटमी देखने में कैसी होती है उन बोन्स की, क्या क्या उनके उनके फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या क्या होते हैं, बोन का हेड कौन सा होता है, शाफ्ट कौन सा होता है, इस सारी डिटेलिंग्स हमने आज की क्लास में कवर की है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्केलेटन सिस्टम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।